विंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बुद्धि परीक्षणों के बारे में अध्ययन किया, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की विशेषताओं का अध्ययन किया, दोनों में विस्तार से अंतर को भी समझा। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आपके सम्मुख उसी का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्योंकि विषय वस्तु थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसको कई पार्ट में, 3 पार्ट में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए दूसरे पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि बुद्धि परीक्षण, जैसा कि हम जान रहे हैं कि बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 भागों में बांटा गया है। तो आज हम एक भाग का अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इन दोनों का हम इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। ठीक है, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की जब हम बात करते हैं तो ये वे परीक्षण कहलाते हैं, वे बुद्धि परीक्षण है जिसमें प्रश्न और समस्याओं को शब्दों या भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोज्य को इसका उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। ठीक है, किसके माध्यम से देना होता है? भाषा के माध्यम से ही इसका उत्तर देना होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इस परीक्षण में वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही अधिक होती है। दोनों क्या होती है? अधिक होती है, विश्वसनीयता और वैधता, क्योंकि इसमें नकल करने की गुंजाइश नहीं होती। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता और प्रयोज्य आमने सामने प्रक्रिया चलती रहती है इस परीक्षण की, इसलिए इसमें नकल की गुंजाइश कम नहीं होती, कम की बात ही छोड़िए, नहीं होती। और सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण है उसमें कई बच्चे एक साथ उनका परीक्षण किया जाता है, तो एक साथ बैठेंगे तो आपस में पूछ पाछ के नकल कर ही सकते हैं। तो इसलिए उसमें विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, तो इसमें वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता है कि इन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत मतलब पर्टिकुलर एक बच्चे का भी आप इसमें परीक्षण कर सकते हैं और कई बच्चों को भी एक साथ इसमें रख करके उनका भी परीक्षण कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। अगली विशेषता, इनका प्रशासन सरलता से किया जा सकता है और इनका अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, यह इसकी अगली विशेषता कहलाती है। ठीक, और अगली विशेषता की तरफ हम ध्यान देते हैं कि यह परीक्षण केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। किस पर किया जा सकता है? शिक्षित व्यक्तियों पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस परीक्षण में कभी कभी उत्तर लिखित में भी देने होते हैं। किस में देने होते हैं? लिखित में भी उत्तर देने पड़ते हैं, इसलिए इसे कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागज पेंसिल परीक्षण भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कागज पेंसिल परीक्षण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये उन्हीं व्यक्तियों पर किया जा सकता है जो शिक्षित हैं। तो ये हो गया, क्योंकि ये परीक्षण कभी कभी लिखित भी परीक्षा आयोजित की जाती है, और जब लिखित आयोजित की जाएगी तो उसमें कागज पेंसिल का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको कागज पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कागज पेंसिल परीक्षण किसे कहते हैं, और 3-4 नाम दे दिया, आपको लिखना होगा। तो आपको उत्तर उसमें भरना है कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को ही कागज पेंसिल परीक्षण कहते हैं।
अगला है कि इस परीक्षण से छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बच्चों का मापन नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चे, ठीक, आपके प्रश्नों का उत्तर देने में लिखित रूप में सक्षम नहीं होंगे। मंद बुद्धि के बच्चे आपके प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इस परीक्षण का प्रयोग हम छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बच्चों पर नहीं कर सकते। ठीक है। अगला कि यह परीक्षण मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मैंने अर्थ आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि मितव्ययी वह परीक्षण होता है जिसमें धन, श्रम और समय कम खर्च हो, वह मितव्ययी परीक्षण है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में जब हम शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो उसमें यह परीक्षण मितव्ययी होता है, यह भी इसकी विशेषता होती है। अगली विशेषता की तरफ हम ध्यान देंगे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी इसको हम कह सकते हैं, या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी इसको हम कह सकते हैं कि यह वे परीक्षण हैं जिनमें प्रश्न और समस्याओं को भाषा में प्रस्तुत न करके स्थूल वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को इसका उत्तर यथा क्रियाओं द्वारा देना होता है। बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं जिसमें चित्र दिए रहते हैं, 4 प्रकार के चित्र दे दिए गए, एक चित्र उसमें से भिन्न है तो बच्चे को उसके नीचे हर चित्र के नीचे ABCD लिखा रहता है। तो 4 चित्र दे दिए, एक चित्र उसमें भिन्न है तो बच्चे ने जो भिन्न है उस पर टिक लगा दिया। तो यह उसी प्रकार की क्रिया, जैसे भी कहा ना यथा क्रियाओं द्वारा उत्तर देना होता है, तो उसी में टिक लगा देना होता है कि ये चिन्ह गलत है। जैसे 3 पक्षियों के चित्र दे दिया, उसी में एक कुर्सी रख दी और पूछा गया कि इसमें से कौन सा भिन्न है। अक्सर आप लोगों ने रीजनिंग में या छोटी कक्षाओं में आपने इस तरह के देखे होंगे, नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। तो उसमें जो कुर्सी है उस पर आपने टिक लगा दिया कि भाई 3 पक्षी हैं और एक कुर्सी अलग है, तो कुर्सी पर टिक लगा दिया। तो ये क्रिया के द्वारा, यथा क्रियाओं द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है और चित्रों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है, स्थूल वस्तुओं के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है प्रश्न को, और बच्चों को अपने यथा क्रियाओं द्वारा इसमें उत्तर देना होता है। समझ गए ना? ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरी विशेषता यह है कि यह परीक्षण अपेक्षाकृत अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं। अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो परीक्षण करता होता है वह नकल की गुंजाइश उसमें नहीं होती। इस परीक्षण में नकल की गुंजाइश नहीं होती और जो उत्तर वो दे रहा है वह अपने बुद्धि विवेक से दे रहा है, अपने चिंतन से, अपने मनन से दे रहा है। तो इस प्रकार के परीक्षण में वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही अधिक होती है, अत्यधिक अधिक होती है। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगली विशेषता, इनका प्रशासन शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर किया जा सकता है। जब चित्रों के माध्यम से, स्थूल वस्तुओं के माध्यम से हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अशिक्षित व्यक्ति भी उन प्रश्नों के उत्तर दे लेगा और शिक्षित व्यक्ति तो दे ही लेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो कह सकते हैं कि इनका प्रशासन शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर किया जा सकता है। अगली विशेषता कि यह परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रसारित किया जा सकता है। दोनों रूपों में, आप पर्टिकुलर एक बच्चे का भी इसमें परीक्षण कर सकते हैं और समूह में भी ढेर सारे बच्चों का एक साथ रख करके उनका परीक्षण आप कर सकते हैं। तो इसमें यह इसकी अगली विशेषता हो गई कि यह परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रसारित किया जा सकता है। अगली विशेषता कि छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बालकों का मापन इस परीक्षण से सरलता से किया जा सकता है। छोटे बच्चे, ठीक, और मंद बुद्धि के बालक, जब आप स्थूल वस्तुओं, इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा, 2 चीजों का, चित्रों के माध्यम से और स्थूल वस्तुओं के माध्यम से, इस चीज का अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बालकों पर भी इस परीक्षण का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से आप प्रश्न पूछ रहे हैं,
उसमें सिर्फ चित्रों को देख करके उसमें जो भिन्नता है, जो आकृति है उन चित्रों में उसमें अंतर करना वो जानते हैं। इसमें लिखने पढ़ने की तो कोई बात है ही नहीं। तो अशिक्षित व्यक्ति भी इसका उत्तर दे सकता है और शिक्षित तो दे ही सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बालकों पर मापन इस परीक्षण से सरलता से किया जा सकता है। यह इसकी अगली विशेषता होगी। यह परीक्षण मितव्ययी नहीं होता, ठीक, इनका प्रशासन करना कठिन होता है। इसमें धन, श्रम और समय अधिक लगता है, इसलिए यह मितव्ययी नहीं होते और इनका प्रशासन करना जटिल होता है। क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पर इसका प्रशासन करते हैं तो थोड़ी सी उसमें कठिनता का आपको अनुभव होता है, जटिलता का आपको अनुभव होता है, तो इसलिए इसका प्रशासन करना कठिन होता है। अगली विशेषता कि इस परीक्षण का अंकन वस्तुनिष्ठ रूप से करना कठिन होता है। वस्तुनिष्ठ रूप से आप इसका प्रशासन करने में असुविधा महसूस करेंगे, तो इसलिए इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये रही इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम बात करेंगे शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में अंतर। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए, परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें प्रश्न एवं समस्याएं भाषा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, और इसमें प्रश्न और समस्याएं स्थूल वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो यह इसका अंतर हो गया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की जब हम बात करेंगे तो इसमें प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर भाषा के माध्यम से देना होता है, ठीक, और इसमें प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर जो है यथा क्रियाओं द्वारा देना होता है। यह अंतर हो गया इसका दोनों का। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इसका निर्माण एवं मानकीकरण करना सरल होता है, ठीक, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इनका निर्माण करना और मानकीकरण करना कठिन होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की बात करेंगे तो इसमें कम व्यय होता है, अर्थात यह मितव्ययी होता है, ठीक है, यह मितव्ययी होता है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की बात करेंगे तो इसमें अधिक व्यय होता है, अर्थात यह मितव्ययी नहीं होती। पांचवा जो अंतर है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, कि इसका प्रशासन सरलता से किया जा सकता है। प्रशासन मतलब इसको संचालित सरलता से किया जा सकता है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इसका प्रशासन करना कठिन होता है। यहाँ पर सरलता का अनुभव होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कठिनाई का अनुभव करना होता है। इनका प्रयोग केवल परीक्षण की भाषा जानने वालों पर ही किया जा सकता है। मतलब ये जो परीक्षण है जिन्हें भाषा का ज्ञान होगा सिर्फ उन्हीं पर किया जा सकता है, किंतु अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है उन पर भी आप कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग किसी पर भी किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें भाषा आती हो उन्हीं पर किया जा सकता है, जिन्हें नहीं भी आती है उन पर भी यह परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उन पर किया जा सकता है, और जिन्हें भाषा का ज्ञान है उन पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। अगली विशेषता कि ये छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि का मापन करने के लिए उपयोगी नहीं होते। छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बालकों कि बुद्धि का मापन करने के लिए यह उपयोगी नहीं होते। और दूसरी तरफ जब हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो यह छोटे बच्चों और मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि मापन के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो यह रही शाब्दिक
बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। अगली वीडियो में हम कुछ और भी आपके सम्मुख नया लेकर आएंगे और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी विषय वस्तु है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं से कहीं कोई कठिनाई आ रही हो तो अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।